चलो, आज हम लोग देखेंगे रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, है ना। हेडिंग डालो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण का नियम आज कम पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, वैसा कहने का मतलब नहीं, आज सरल सरल है। आई मीन टू से आज सस्ता सस्ता पढ़ेंगे। रैखिक बोलने के लिए रैखिक कह देते हैं, बाकी रैखिक है, आय के मात्रा रहता है। हाँ हाँ, सस्ता सुंदर टिकाऊ गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हो गया, मैं रुके छो यार, कहाँ जा हमें। कृपया जल्दी 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 लिखो। हो गया। अब देखो रैखिक संवेग संरक्षण का नियम क्या है। यदि कि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम था ना, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु के अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। सेम वैसा ही रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है। अर्थात यदि कोई वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन नहीं होता। संवेग जो है वो है, ठीक। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, उसको लास्ट में लिखवा दूं क्या कि स्टार्टिंग में लिखवाएंगे? लास्ट में लिखवा देंगे। चलो, हम जानते हैं, वैसे हम हमेशा से जानते थे, हम जानते हैं P जो होता है, सॉरी, F बराबर कितना होता है, डेल P बटे T। डेल टी करोगे तो डेल टी भी कर सकते हो, टी करोगे तो टी भी कर सकते हो। मतलब संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। हाँ, जहाँ पर हाँ पढ़ गए थे हम लोग, है ना। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F बराबर होता है डेल P बटे डेल खाली टी। यदि, अब देखो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल अगर नहीं लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। तो बाह्य बल चलो नहीं लगाते हैं, एफ का मान हम लोग क्या कर दें, जीरो। बाह्य बल न लगाया जाए मतलब जीरो कर दे, तो यहां से क्या होगा, इसको मानो समीकरण एक मान के चलते, नहीं मत मानो, सीधा करो। यदि एफ बराबर जीरो हो तो यहां पर जीरो बराबर कितना हो जाएगा, डेल पी बटे टी। या जमा के लिखोगे डेल पी बटे टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो डेल पी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि टी को इधर लेके जाओगे भाग में है, उधर जाएगा गुड़ा, जीरो के साथ गुड़ा होगा तो जीरो। अब डेल पी को हम लोग क्या लग सकते हैं, पी टू माइनस बराबर, एक तो ये आ गया, संवेग में परिवर्तन कैसा है, जीरो है। जब बल जीरो है संवेग में परिवर्तन जीरो है। अर्थात P1 को इधर ले आओ तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1। मतलब दोनों क्या है, हम लोग का नियत है, P1 P2 दोनों क्या है, बराबर है। कहने का मतलब समझो, यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, इसका प्रारंभिक वेग u है, तो इसका संवेग P1 बराबर कितना होगा, m इंटू यू। यदि t समय बाद वस्तु चलते चलते उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, तो उसका संवेग P2 बराबर m इंटू क्या होगा, v। यदि बल को हम लोग जीरो करते हैं तो P1 बराबर हो जाएगा किसके, P2 के। दोनों का संवेग बराबर होगा, वही तो हम लोग को बोल रहा है, दोनों का संवेग बराबर है। मतलब दोनों v न वेग या v वेग से ना चल के किस वेग से चल रहा है, u वेग से ही चल रहा है। क्यों? क्योंकि बल लगाते हैं तभी तो इसके वेग में परिवर्तन होता है, और बल ना लगाएं तो वेग में परिवर्तन होगा क्या, नहीं। तो ये u वेग से ही हमेशा चलता रहेगा जिंदगी भर, है ना। तो P1 बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में इसके P2 के। तो दो तरीके से कह सकते हो क्या, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसके संवेग में परिवर्तन शून्य होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन नहीं होता। या ऐसा कह सकते हो कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उस वस्तु का संवेग कैसा होता है, सदैव नियत बना रहता है, ठीक। तो यहां से स्टार्ट करो यहां तक, फिर यहीं पर मैं थोड़ा सा लिखवाऊंगा उसका नियम को, ठीक। पूछ देता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, संवेग संरक्षण का नियम क्या है उसको, चलो लिखो। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए
यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए तो वस्तु के संवेग में, तो वस्तु के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अर्थात संवेग सदैव नियत, कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात संवेग सदैव नियत, सदैव सदैव या हमेशा लिख दो उसको, संवेग सदैव नियत तथा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है मतलब कंटिन्यू चलती रहती है उसी वेग से। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, हाँ। इसे रैखिक संवेग संरक्षण नियम कहते हैं, या संवेग संरक्षण जैसा भी लिखो, जिसे रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और उसके बाद अथवा करके कॉल लिखवा दूंगा ना छोटा सा, तुमको जो सरल लगेगा उसमें से लिख लेना। हाँ, अथवा करके कॉल लिख लो, उसी का परिभाषा छोटा सा, तुमको जो समझ आएगा तुम उसमें से लिख सकते हो। अथवा करके लिखो, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत होता है, तो उसका कुल रैखिक संवेग नियत होता है, होता है, होता है, होता है, होता तो है, होता तो है, तो उसका रैखिक संवेग, हाँ, कुल रैखिक संवेग नियत रहता है। बस दोनों में से कोई भी दे सकते हो पेपर में, दोनों सही है तुम लोग का, ठीक। अब संवेग से रिलेटेड ही हम लोग आगे देखते हैं। दो वस्तुओं के टक्कर में संवेग कैसा कैसा होता है देखो, ये हल्का मतलब है इसका, इसका आगे डिटेल में पढ़ोगे, अभी नॉर्मल है, खाली उसी को देख लो। दो वस्तुओं के टक्कर में संवेग, अगला हेडिंग डालो, छोटा सा है। दो वस्तुओं के टक्कर में संवेग, जब दो वस्तुएं आपस में ठगस से टकराएंगी तो कैसा कैसा होगा उसी को देखना है। क्यों लागती है लड़की कदे अब समझो, मान लो दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये m1 जिसका द्रव्यमान और इसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u1 है, और एक दूसरी वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है m2 और वेग क्या है u2। हाँ, दो ठो वस्तुएं हैं एक साथ प्रारंभिक वेग से चल रही हैं। मान लो दोनों में टक्कर होता है, टक्कर मतलब संघट, संघट को ही टक्कर कहते हैं, आगे पढ़ोगे संघट, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट, अप्रत्यास्थ संघट, ये सब संघट होता है। संघट मतलब टकराते हैं, टकराने के बाद दोनों वस्तु का चेंज होगा ना, जैसे इधर से गाड़ी में जा रहे हैं, उधर से किसी को बोत दिए, मतलब ठोंक दिए, तो दोनों का वेग परिवर्तन होगा ना, है। जिसको ठोके वो ज्यादा स्पीड में फेंकाएगा, और जो तुम खुद ठोके हो तो तुम्हारा वेग कम हो जाएगा, क्योंकि तुम अपना ऊर्जा थोड़ा सा उसको दे दिए वेग को। तो हाँ, पटले उलट जाइए। तो दो वस्तुएं हैं, दोनों एक समान, दो अपने अपने वेग से चल रही थी, एक का वेग u1 था, एक का वेग u2 था, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग था, दोनों जा रही थी, फिर ये हो सकता है ज्यादा होगा, u1 बड़ा होगा u2 से, मान के चलो u1 बड़ा होगा u2 से, तो जाके इसको ठोक दिया होगा। अब इसको ठोका होगा, दोनों का वेग में परिवर्तन होगा। मान लो संघट के बाद दोनों वस्तुओं का वेग बदल जाता है, द्रव्यमान तो सेम रहेगा, ऐसा थोड़ी है किसी को ठोक दोगे तुम्हारा वेग द्रव्यमान 10 किलो कम हो जाएगा, वो तो सेम रहेगा। मान लो m1 इसको टक्कर मारता है, तो टक्कर मारने के बाद इसका अंतिम वेग v1 और इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है v2।
क्योंकि टक्कर के बाद अब टकराने के बाद अब इसी रूप में वो लोग चलते रहेंगे, है ना। तो देखो यदि F का मान हम लोग कितना कर दें, 0, लगने वाला बल का मान अगर 0 कर दें तो हम लोग अभी देखें P1 बराबर होता है किसके, P2 के। मतलब दोनों संवेग हम लोग का बराबर होगा। कौन कौन सा संवेग, अगर टक्कर के पूर्व संवेग, ये हम लोग का टक्कर के पूर्व है, टक्कर के पूर्व, टक्कर के पहले, और ये क्या है, टक्कर के बाद, हाँ पश्चात कह सकते हो, या संघट के पूर्व संघट के पश्चात कह सकते हो। तो मान लो टक्कर के पूर्व इसका संवेग P मान लें और टक्कर के बाद इसका संवेग क्या मान लें, P2, तो हम लोग का P1 बराबर होगा किसके, P2 के। अब P1 क्या है, टक्कर के पूर्व दोनों वस्तुओं का क्या होगा, संवेग। तो पहली वस्तु का संवेग क्या होगा, m1u1 प्लस दूसरी वस्तु का संवेग क्या होगा, m2u2, बराबर होगा किसके, पहली वस्तु का संवेग कितना होगा इसमें टक्कर के बाद, m1v1, और दूसरी वस्तु का क्या होगा, m2v2। ये हम लोग का आपस में बराबर होगा। अर्थात टक्कर के पूर्व संवेग बराबर होगा किसके, टक्कर के बाद संवेग के। कोई ज्यादा कोई कम हो सकता है, लेकिन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही सिंपल नोट कर लो, चित्र बना लो, सिंपल नोट कर लो बस। इससे हम लोग का न्यूमेरिकल देखेंगे बस 2 ठो, और ज्यादा नहीं। न्यूमेरिकल हम लोग का इंपॉर्टेंट है। अब इसे संबंधित हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल बता रहा हूं, ये इसको याद रखना। वो कोंटा में लिख दूं, तुम लोग लिखे हो ना, तो नहीं इसमें लगेगा ना। और यहां पर दिखेगा, यहां तक दिख रहा है, देखो तो। देखो सूत्र हम लोग का है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। दिख रहा है अब, हाँ इसी नियम से। देखो मान लो एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न ही लिख देते हैं, क्या सबसे सरल बढ़िया, एक प्रश्न ही लिख देता हूं मैं, तो तुम लोग को समझ आएगा उसमें अपने मन से। माना नहीं, प्रश्न, हाँ चलो तुम लोग भी लिख लो प्रश्न, है ना, मैं प्रश्न बता दे रहा हूं। यदि 5 किलोग्राम व 3 किलोग्राम की दो वस्तुएं 10 मीटर प्रति सेकंड व 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, कि दो वस्तुएं के वेग से गतिमान है, ठीक, इतने वेग से गतिमान है। टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग, टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग, टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग हम लोग मान के चलते हैं, मान लो 20 मीटर, या इससे कम कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पहला वाला टकराएगा तो कम हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। ये बड़ा ही सस्ता, सरल, सुंदर और टिकाऊ है। हो गया, चलो देखो, मान लो 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की दो वस्तुएं हैं जो 10 मीटर प्रति सेकंड व 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, उसी वेग से चल रही है। टक्कर के बाद पहली वस्तु का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए, है ना। मान लो दो वस्तुएं हैं हमारे पास, चित्र से समझो इसको, क्योंकि अधिकतर चित्र से ही हमारा बनेगा। दो वस्तुएं हैं कितने कितने किलोग्राम की, 5 किलोग्राम की और 3 किलोग्राम की। अरे चित्र छोड़ना रे, फील करो, फील।
पहली वस्तु का वेग 5 किलोग्राम की वस्तु का वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरी वस्तु का वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। टक्कर के बाद देखो दोनों के बीच में क्या होता है टक्कर, टक्कर के बाद पहली वस्तु का जो वेग है वो कितना हो जाता है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूसरी वस्तु जो कितना है 3 किलोग्राम, इसका हम लोग को वेग ज्ञात करना है कितना है, इसी का तो डिफाइन करना है, सीधा इस सूत्र में रखो, क्योंकि ये क्या है m1 u1 m2 u2 और m1 v1 और m2, तो सब हमको दिया है केवल और केवल v2 नहीं दिया है, तो सब दिया रहेगा एक ही चीज नहीं दिया रहेगा तो हमारा तो आराम से बन जाएगा। तो सीधा सूत्र रख दो, सूत्र m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होगा हम लोग का m1 v1 प्लस m2 v2। अब रखते जाओ, द्रव्यमान m1 हम लोग का 5 है और m2 कितना है 3, तो रखते जाओ m1 5 और इसका वेग कितना है 10, धन द्रव्यमान कितना 3, इसका वेग कितना बराबर m1 द्रव्यमान कितना 5, इसका वेग कितना 8, धन m2 द्रव्यमान कितना 3, इसका वेग हमको नहीं पता, तो माना इसी का वेग को हम लोग v ही रखते हैं v2 जो कहते हो, है ना, इसी v2 का मान निकालना है। अब गुणा कर दो 10 पंचे 50, 6 3 छिका 18, 5 अट्ठे 40, धन इसका गुणा करोगे तो 3v2 हो गया। ये 40 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, 50 धन, अच्छा 50 और 18 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 68, माइनस कितना हो जाएगा 40, ये इधर आएगा तो बराबर 3v2, या जमा के लिखोगे 3v2 बराबर 68 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 28, तो v2 बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे, अब भाग कर दो तो v2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 या 27 दशमलव एक बचा, ये दे वो 9 9 3 3 चलता रहेगा, 3 या 27 एक बचा, दशमलव डालोगे 1 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9, फिर एक बढ़ेगा, फिर 0.0, फिर 3 तिया 9, वो चलता रहेगा कंटिन्यू, तो 9.33 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मतलब दूसरी वस्तु का वेग कितना होगा 9.33 या 33 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक, इसको नोट करो। फिर एक और हम लोग देखेंगे, जब दो वस्तुएं जा रही हैं और टकराने के बाद दोनों चिपक जाएं तो कैसा होगा, है ना, मतलब प्यार मोहब्बत ज़्यादा है। चलो नोट करो। अब देखो अगला, अब इसमें मैं खाली कुछ कुछ चेंज कर रहा हूं चिन्ह को। यहां पर वस्तु तो वही रहेगा, है ना, और दोनों का वेग भी मतलब वही नहीं, कहने का मतलब यही तो कला है ब्रो, इज्जत से सब बन ही, क्योंकि इस बार अपन स्पेशल बनाता है। देखो मान लो दो वस्तुएं हैं, यदि पहला वस्तु 3 किलोग्राम का है और दूसरा वस्तु 2 किलोग्राम का है, ये दो वस्तुएं मान लो 3 किलोग्राम की वस्तु कितना लूं 6 मीटर प्रति सेकेंड, वह दूसरी कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड। अरे डबल करा था, चल का होते। अच्छा 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इन दोनों के वेग से गतिमान है ना। टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं, टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, चिपक जाते हैं। रब ने बना दी जोड़ी, हाँ दोनों में प्यार मोहब्बत ज्यादा है, दोनों चिपक जाती हैं। तो संपूर्ण निकाय का, अब दोनों चिपक गए हैं तो संपूर्ण निकाय का क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण निकाय का वेग ज्ञात कीजिए। चलिए बनेगा तुम लोग से, कौन जानी। चलो पहला वस्तु 3 किलोग्राम का है जिसका वेग कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा वस्तु 2 किलोग्राम का है जिसका 4 मीटर प्रति सेकंड। दोनों वस्तुएं चिपक जाती हैं ऐसे, तो चिपक जाती हैं, चिपक के मैं दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं ऐसे, मतलब ऐसे चिपक गया। एक एग्जाम्पल मान लो, ऐसे ऐसे इसका गोला दोनों चिपक गया, तो दोनों चिपक गया तो दोनों का द्रव्यमान 3 धन 2 कितना हो गया
3 धन 2 बराबर 5 किलोग्राम, दोनों चिपक गया। अब चिपक के चल रहा है दोनों, तब दोनों वस्तुओं का वेग ज्ञात कीजिए। ये वाला डिफाइन करना है हमको, है ना। तो देखो m1 बराबर कितना होगा 3, u1 कितना होगा 6, m2 कितना है 2, u2 कितना है 4। अब ये तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों चिपक गया है और दोनों एक ही वेग से चल रहा है, तो दोनों का वेग एक हो जाएगा, द्रव्यमान अलग अलग होगा। मतलब ये हो जाएगा हम लोग का m1 धन m2, और ये क्या होगा वेग भी एक ठहरे। अब देखो कितना हो गया 3 धन 2, दोनों चिपक गए, और वेग किससे चल रहे हैं इसी को ज्ञात करना है ना। तो 6 तिया 18, 4 दूने 8, 3 2 5 v, या 5v बराबर 18 वाट 26, तो v बराबर हो जाएगा 26/5। तो v का मान कितना आएगा 5 × 5 = 25, एक बचा दशमलव डाले, 5 दूने 10, मतलब 5.2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो क्या होगा चलेगा, भागेगा, कूदेगा। ठीक, हाँ प्रश्न लिखो ना। चलो आज के लिए इतना ही, बस आगे और है ना तुम लोग का।